नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून में शहरी विकास को नई दिशा देते हुए नगर निगम परिसर में जुगमंदर हॉल का लोकार्पण किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर इसे शहर की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास का प्रतीक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम शहर में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर रहा है, जिसमें पार्क, स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिक बस और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगर निगम का जो जुगमंदर हॉल है, ये हमारी विरासत का बहुत बड़ा प्रतीक है। विरासत का भी और भविष्य का भी, विकास का भी और आधुनिकता का भी एक मिश्रण इस हॉल में है। और नगर निगम देहरादून बहुत तेज गति से विभिन्न उत्पादना सुविधाओं को बढ़ा रहा है, पार्कों का निर्माण कर रहा है, अनेक नए नए काम कर रहा है। स्ट्रीट लाइटें लग रही, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। स्वच्छ और हरित दून बनाने के लिए यहाँ पर सीवरेज के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, स्ट्रीट लाइटों का अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारे काम, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और स्वच्छता के मामले में भी देहरादून शहर ने अच्छा काम किया है। आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेगा। हमारा संकल्प है कि देहरादून स्वच्छ बने और क्लीन और ग्रीन दोनों ही कॉन्सेप्ट को पूरा करते हुए आगे बढ़े। इसको ध्यान में रखते हुए 1400 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाओं पर देहरादून में काम हो रहा है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय देहरादून शहर के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों अंदरूनी विवाद चल रहा है। इसी बीच प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा 5 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। माना जा रहा है कि वे पार्टी के नेताओं के बीच चल रही खींचतान को खत्म करने की कोशिश करेंगी। तो वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि अब देखना होगा कि हालात कितने सुधरते हैं। कर दी मेहरबा आते आते, तो अब उनकी प्रभारी, जिनको उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, जनहित के मामलों से कोई लेना देना नहीं है, अब उनके कांग्रेस संगठन में जिस तरीके से उजाड़ू बल्ब, विष पुरुष या फ्यूज कारतूस जैसा जो रायता फैला है, अब उन रायतों को वो किस तरीके से समेटेगी, क्योंकि 5 दिन का उनका दौरा है उत्तराखंड का और उनके बुजुर्ग उनसे नाराज, वो धार्मिक कार्यों में बिजी, राजनीतिक तौर पर उन्होंने 15 दिन का अवकाश लिया, उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो अब ये कांग्रेस की राजनीति कहाँ तक उनको लेकर के जाएगी, कहाँ पर ठहरेगी, कहाँ पर इसका ठहराव होगा, अब ये तो कांग्रेस की प्रभारी ही बता पाएगी। क्योंकि दिल्ली से उठा तूफान कहीं ना कहीं उत्तराखंड तक इसका सुनामी पहुंच चुका है और प्रत्येक कांग्रेस का नेता एक दूसरे पर जिस तरीके से छींटाकसी के साथ साथ आरोप भी लगा रहा है और अपने उन्हीं के बयानों को सिद्ध भी करने का काम कर रहा है। अगर मैं कुंजवाल जी की बात करूं तो उन्होंने बता दिया कि पार्टी के अंदर द्वंद्व मचा है, हरीश रावत जी को दरकिनार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको कांग्रेस 2027 का सपना जो देख रही पूरा नहीं होगा। उधर हरीश धामी जी ने कह दिया है कि हम सामूहिक इस्तीफा देंगे। उधर जो है प्रीतम सिंह जी ने या हरक सिंह जी ने उसमें जो है तड़का लगाने का काम कर दिया। फिर एक बार फिर जो प्रकाश जोशी जी हैं, इनके जो केंद्र में बैठे हैं राष्ट्रीय सचिव जिनको कहते हैं, उन्होंने भी तड़का लगाया कि मैं नाराज हूं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अगर उनकी मनमर्जी चलेगी या उनके कहे पर टिकट ना मिले या उनके कहे पर किसी को ज्वाइनिंग ना करे, क्योंकि उनकी नाराजगी थी किसी की ज्वाइनिंग को लेकर के। तो जाहिर सी बात है कि ये जो बिखरा हुआ रायता है, अब वो कितने तरह का रायता कांग्रेस के अंदर बिखरा हुआ है, ये तो कांग्रेस की जो प्रभारी आएगी वही बताएगी। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इतना रायता फैलाने के बाद आज उनको उत्तराखंड की याद आई। तो देखते हैं कि अब कांग्रेस का रायता सिमटता है या नहीं सिमटता है, या जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं जिनका उन्हें सम्मान करना चाहिए था, या वो लंबे अवकाश पर जाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में अंदरूनी कलह तेज होती हुई नजर आ रही है। वहीं वरिष्ठ नेता हरीश रावत की नाराजगी के बीच पार्टी के कई नेता एक दूसरे पर खुलकर बयानबाजी करने लगे हैं। इस पर सियासी घमासान होता हुआ नजर आता हुआ देखकर बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में नेतृत्व की कमी है और नेताओं के आपसी विवाद ही कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। कार्यक्रम चल रहा है उसमें बहुत सक्रियता से भाग लेगी और पार्टी ने जिलाध्यक्षों को और मंडल अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि सक्रियता से इस कार्यक्रम पर भाग लिया जाए। हालांकि चुनाव आयोग का कार्यक्रम है ये, लेकिन हमारा अपना प्रयास ये रहेगा कि कोई भी मतदाता जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
वो मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित न रहे और देश के लोकतंत्र के पर्व में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो और मतदाता बने और देश के भविष्य को निर्धारण में उसकी भूमिका रहनी चाहिए। ये पार्टी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हर जनपद में इस संबंध में सेमिनार आयोजित हो रहे हैं, पार्टी का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, पार्टी के वर्ग चल रहे हैं और मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। रुड़की में कांग्रेस ने 2027 चुनाव की तैयारी का बगुल फूंक दिया है। बता दें कि ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी रोहिताश बसोया का जोरदार स्वागत किया गया और मंच से बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए गए। साथ ही कार्यक्रम में कई युवाओं ने कांग्रेस का दामन थामा, जिससे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। तो वहीं नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान करते हुए 2027 में सत्ता वापसी का दावा किया। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि आज तो कुछ युवाओं ने आपके सामने कांग्रेस ज्वाइन की है। पीछे भी आपने देखा होगा, दिल्ली में प्रदेश के कुछ पूर्व विधायक, कुछ प्रदेश उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेस ज्वाइन की है। ये सिलसिला लगातार चुनाव तक चलता रहेगा। आप देखिएगा, दिन ब दिन कांग्रेस का परिवार बढ़ता रहेगा। मेरे को यहाँ पे ओबीसी विभाग की जिम्मेदारी मिली है प्रभारी के तौर पर, क्योंकि चुनाव का भी समय है, नजदीकी है। तो भाई गौरव चौधरी जी के साथ मिलकर हम कैसे संगठन को, ओबीसी को मजबूत करें, उस पर काम करेंगे। साथ ही पार्टी जो आदेश देगी और आने वाले चुनाव की रूपरेखा के हिसाब से जो भी प्रोग्राम होगा उसे करेंगे। ये हमारा इतना बड़ा परिवार है। हरीश रावत जी इतने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस का उत्तराखंड के अंदर, उनकी कोई नाराजगी नहीं है। कुछ परिवार के अंदर कुछ बातें अगर होती है तो वरिष्ठ लोग अपनी कोई बात रखना चाहते हैं आपस में, कोई इतनी बड़ा समस्या नहीं है। पहले भी कई बार ऐसी बातें आती रही होंगी। हरीश रावत जी हमारे उत्तराखंड की नहीं, पूरे देश कांग्रेस की पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं कि मुझे नहीं लगता कि कभी जीवन भर कांग्रेस के बारे में गलत सोच सकते हैं। ठीक है, कोई बात होगी, वरिष्ठ नेताओं से बात चर्चा उनकी चल रही। जहाँ जहाँ कांग्रेस नहीं जीती वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना जो ग्राफ है वो बहुत बढ़ाया है और निसंकोच ओबीसी की यहाँ बहुत वोट है और ओबीसी की भागीदारी और हिस्सेदारी भी उसी हिसाब से होगी जिस हिसाब से उनका अधिकार है। उसके एक वकील बनकर, उस समाज का, उस ओबीसी विभाग का वकील बनकर जो राहुल जी ने जिम्मेदारी के लिए कहा है, निश्चित तौर पे उसकी लड़ाई हमारे माध्यम से, प्रभारी जी के माध्यम से सबसे मिलजुल कर लड़ी जाएगी और ओबीसी की भागीदारी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी भी करी जाएगी। देखिए, ये सीटों पे टिकट देना तो पार्टी का काम है। हमारा काम है अच्छे कैंडिडेट, जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, जो सरकार के लिए समर्पित हो, उनका व्यक्तित्व रखना, उनका बायोडाटा रखना। बाकी निर्णय शीर्ष नेतृत्व का होगा, जिसको भी वो कहेंगे हम उसका स्वागत करेंगे। कानपुर में भी ओबीसी वोट, कानपुर विधानसभा में निसंकोच कानपुर से क्यों छोड़ेंगे? जहाँ भी हमारा मिलेगा, जहाँ भी होगा। मान लीजिए सैनी समाज है, कहीं सैनी समाज को अगर भागीदारी मिलती है तो निसंकोच उस सीट का विश्लेषण करके उनके नाम आगे बढ़ाए जाएंगे। तो ये तो सबके मिलजुलने से होगा, ये परिवार समझ। देहरादून के प्रेमनगर में छात्र दिव्यांशु की हत्या के मामले पर भारतीय किसान यूनियन ने कड़ा विरोध जताया। वहीं शोक सभा में राकेश टिकैत ने सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बढ़ता नशा अपराधों की वजह बन रहा है और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही मामले की निगरानी के लिए कमेटी बनाने की बात भी कही गई। सरकार से इंसाफ लेने आए, ठीक है, इंसाफ लेने आए कि हम अपने बच्चों को वहां से, ये देहरादून बहुत बढ़िया जगह है, बड़ी पीसफुल जगह है। यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं और यहाँ पे उस तरह से दिव्यांशु की जैसे हत्या हुई है, जैसे रणवीर हत्याकांड हुआ था, तो हम असुरक्षित सी महसूस कर रहे। और अगर यही हाल रहा तो यहाँ से बच्चे निकल गए, जो बाहर के लोग देहरादून को बिल्कुल साफ सुथरा समझते हैं, वे यहाँ पे ये मानने लगे कि भाई वहाँ पे ठीक नहीं है, तो ना तो देहरादून रहेगा, इसकी भी छवि खराब होगी। जिस तरह से नशे का कारोबार यहाँ पर बढ़ रहा, देखो यहाँ के प्रशासन को
संज्ञान लेना चाहिए, यहाँ की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये देहरादून उत्तराखंड ना किसी का है, ये सबका है। ये देवभूमि है और देवभूमि में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एजुकेशन पे काम पहले से होता है। नशा नहीं है, उस पर काम होता है। इन सब चीजों पर बंद हो, जो गुंडागर्दी है ये बंद होनी चाहिए। किसने हत्या करी, देश में कानून संविधान है, हत्या करी जिन लोगों के नाम आए उनका पकड़ कर जेल भेजो। अल्टीमेटम है कुछ आप लोगों का क्या? देखो अल्टीमेटम तो क्या अल्टीमेटम देंगे भाई, सब लोग आ रहे तो दुख की घड़ी है। जैसी जिम्मेदारी हमारी है ऐसी जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। और पुलिस ने 4 अरेस्ट अभी तक करे, और को भी अरेस्ट करे, सख्त धाराओं में उनके खिलाफ केस रजिस्टर होगा तो आगे इस तरह का काम ना हो। चौधरी साहब, जिस तरह देवभूमि उत्तराखंड में अब शिक्षा का नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहां बच्चे किताबों में अपने ही वीरों की गाथाएं पढ़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर स्कूलों में कत्यूरी और शाह वंश के इतिहास के साथ तीलू रौतेली जैसे नायकों की कहानियां सुनाई देंगी। बता दें कि यह बदलाव नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने और स्वाभिमान जगाने की दिशा में बड़ा कदम है। यदि हम अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो उसमें स्पष्ट है कि बच्चों को जो है अपने इतिहास के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्होंने देश का नेतृत्व किया है, जिन्होंने समाज का नेतृत्व किया है, वो शासक हमारे, उनके बारे में बताया जाए। तो इसके तहत माननीय मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं उनका हमने अनुपालन किया हुआ है। निर्देश ये हैं कि नेतृत्व क्षमता का विकास बच्चों में किया जाए, रूबरू कराया जाए अपने सिस्टम से, जो हमारा पूर्व में हमारा सिस्टम रहा था, किस तरह से हमारा राजशाही हमारे चलते, किस तरह से वो लोग बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे, वीर योद्धा थे, और दूसरी बात किस तरह से वो लोग जो है पूरे समाज को एक लेके चलते थे। तो इसमें जैसे कत्यूरी वंश रहा हुआ है या शाह वंश रहा हुआ है या हमारे चंद राजा रहे हुए हैं, तो इस तरह से उनके बारे में बताया जाए, पूरे इतिहास को समझाया जाए। तो हमने ये डिसीजन लिया था कि पूरे देश में भी जो हमारे शासक रहे हुए हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पराक्रम किया हुआ है, जो जिनके पास अदम्य साहस था, नेतृत्व की क्षमता उनके पास थी, उनका एक अपना एक सोच थी, एक मर्यादा थी, तो उनको बच्चों को जो है छात्रों बचाया जाए। उसकी पूरी एक सिस्टम बना के हम लोगों ने स्कूल्स में जो है भेज दिया गया है। और ये कहा है कि प्रत्येक शनिवार को जो लास्ट पीरियड होता है उस समय बच्चों को उसको इस ज्ञान से रूबरू कराया जाए, जिससे कि जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका जो एक भाग है उसका भी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। हल्द्वानी में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के मौके पर रोशनी सोसाइटी और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान विशेषज्ञों और अधिकारियों ने ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर दिया। वहीं कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण लाइट इट अप ब्लू अभियान रहा, जिसके तहत 20 अस्पताल को नीली रोशनी से सजाया गया और इस मौके पर बड़ी संख्या में बच्चों और अभिभावकों ने भाग लेकर समावेशी समाज का संदेश भी दिया। सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल ऑटिज्म डे की सभी पेरेंट्स को, सभी केयर गिवर्स को और पूरे विश्व को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आज ऑटिज्म डे है और ये हम हर साल मना रहे हैं। यहाँ पे पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में नीली रोशनी से जो जगमगाने का एक कॉन्सेप्ट है लाइट इट अप ब्लू, वो उत्तराखंड में सिर्फ एक रोशनी सोसाइटी द्वारा ही किया जा रहा है। अभी तक 5-6 सालों से हम अपने रोशनी सेंटर को इलिमिनेट कर रहे थे नीली रोशनी से, लेकिन लास्ट ईयर हमने नगर निगम को किया था और इस बार क्योंकि DDRC का संचालन रोशनी सोसाइटी को मिला है पिछले साल से, तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि बेस हॉस्पिटल को ही हम नीली रोशनी से जगमगाएं और वही करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ किया गया है और हमें सब हमारी समाज कल्याण अधिकारी और हमारी जो भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, सबका हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है और रोशनी एक बहुत अच्छा काम कर पा रही है। पिछले साल में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा काम रोशनी ने किया है। अवेयरनेस डे का मेरी तरफ से शुभकामनाएं। दूसरा, ये जो प्रोग्राम किया गया है DDRC और रोशनी सोसाइटी के द्वारा, तो मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ बहुत। और दूसरा, सबसे ज्यादा मैं प्रणाम करता हूँ उन अभिभावकों को जिन्होंने एक तरह की सोसाइटी बनाई है और इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारा जो समाज कल्याण विभाग है, DDRC है, रोशनी सोसाइटी है और ये पेरेंटल सोसाइटी है,
हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोगों में इस तरह के कार्यक्रम करके अवेयरनेस पैदा करें, और जिसका आज हमें देखने को मिला, बच्चे काफी एक्टिव हो गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं और समाज से जुड़ रहे हैं। दूसरा उद्देश्य ये है कि लोग जो सोसाइटी के हैं वो इसको एक अभिशाप की तरह ना देखें, और जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये हो कि हेजिटेशन ना हो समाज से जुड़ते हुए, वो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से कॉन्टेक्ट रखें और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दें। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां विवाद के बाद एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सुबह युवक ने युवती को रास्ते में रोककर मारपीट की और फरार हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसकी लोकेशन को ट्रेस किया, जहां वह मृत अवस्था में पाया गया। वहीं पुलिस ने मौके से अवैध हथियार भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फैजाबाद मूलतः उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, अयोध्या से। तो वो आज चूंकि अपने बहन के वहाँ रहती है ऐसा पता चला है, और वो आज फैक्ट्री में कहीं काम करती थी, तो वो जा रही थी। तो इसी बीच में चौराहे के पास किसी एक लड़के के द्वारा उस लड़की पे से मारपीट की गई, और जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि उस लड़के के हाथ में एक तमंचा भी था। तत्काल उन्होंने आके चौकी में सूचना दी, लोगों ने शोर मचाया, चौकी की पुलिस भी पहुंची। इतने में वो लड़का वहां से भाग गया। इस लड़के का जो मोबाइल नंबर था उसको लेकर के लड़की से और पुलिस सर्च कर रही थी। इसी बीच में हमें सूचना मिली कि यहाँ पे जो खाली प्लाट है पेट्रोल पंप के पीछे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। जब मौके पे आकर देखा गया तो प्रथम दृष्टया सुसाइड प्रतीत हो रहा है, जिसमें जो लड़के के हाथ में पिस्टल था जो कंट्री मेड था, और उससे उसको गोली लगी हुई है। हमारी फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है, सभी जो अधिकारीगण थे वो भी मौके पे पहुंचे हुए हैं। जो आवश्यक कार्रवाई हमारे द्वारा है वो की जा रही है। यहाँ चूंकि जो घटना स्थल है वहाँ पे एक फैक्ट्री है और वहाँ पे चारों तरफ से कैमरे हैं, तो कैमरे में भी वो वीडियो आ गई है जिसमें वो लड़का खुद ही जा रहा है, और जो घटना हुई है उसके द्वारा प्रत्यक्षता खुद ही कारित किया गया है। हरिद्वार में ऑपरेशन प्रहार के तहत पथरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शांति भंग करने की कोशिश कर रहे 6 लोगों को हिरासत में लिया। सपेरा बस्ती घिस्सोपुरा में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान कुछ लोग पुलिस के समझाने के बावजूद कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर उतारू हो गए, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी को हिरासत में लिया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने साफ किया कि शांति व्यवस्था से कोई भी समझौता नहीं होगा। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां मां को दफनाकर लौट रहे बाप बेटे पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि पहले घर पर गाली गलौज और मारपीट की गई और बाद में दफन के बाद लौटते समय फिर से बेरहमी से पीटा गया। किसी तरह जान बचाकर दोनों ने पुलिस से मदद मांगी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेजकर जांच तेज कर दी है। रुड़की के जबरेड़ा मंगलौर मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर का कहर देखने को मिला, जहां बाइक को टक्कर मारने से 21 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है और मामले की जांच तेज कर दी है। 3-4 बच्चे हमारे मंगलोर जाग दिहाड़ी को उनसे जैसे वापस आ रहे थे घर के लिए, तो रास्ते में डंपर खाली डंपर ना इनका साइड मारी, ये नीचे गिर गया, एक मर गया और 2 का चोट आई। एक मोटरसाइकिल पर थे। जो गांव में उनका पता मिला, गांव में हम गए सब, उन लोगों ने फिर हमारे दादा में मारपीट करी। तो उस हाँ घायल हुए 2-3-4 लोग घायल हुए सब। दे दीजिए पुलिस हिंसा रेफर करा दिया। पहले तो इलाज यही चला रुड़की में, उसके बाद रेफर करा दिया हमने शादी को। हाँ मेहनत मजदूरी करता था बेचारा सब। क्या ये मांग करेंगे साहब को सब मुआवजा दिया जा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।